हे एवरीवन, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द 6th एपिसोड ऑफ नो योर यूनिवर्स। और आज बेसिकली हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये एक मेरे चैनल के ऊपर बेसिकली एक पहली ओरिजिन स्टोरी होने वाली है। क्योंकि नो योर यूनिवर्स के अब तक के सारे एपिसोड्स में मैंने जो है काफ़ी सारी मिस्ट्रीज, काफ़ी सारी रेसेस के ऊपर बात करी है, लेकिन किसी एक आदमी के सर्टन ओरिजिन के ऊपर कभी बात नहीं करी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अपना ज़बरदस्त किस्म का एक ओरिजिन शेयर करने वाले हैं, और वो किसी और का नहीं बल्कि क्लार्क द ग्लैडिएटर का होने वाला है, जो कि शियार एम्पायर का इंपीरियल गार्ड का एक लीडर माना जाता है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि वुल्कन जैसे आदमी से, थॉर जैसे आदमी से, हल्क जैसे आदमी से आराम से लड़ सकता है, मतलब बिल्कुल बिना किसी पसीने छूटे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है ग्लैडिएटर क्लार्क का एक ज़बरदस्त किस्म का ओरिजिन स्टोरी पे नजर डालने वाले हैं, जो कि बेसिकली वॉर ऑफ किंग्स की कॉमिक्स के अंदर से है। और आपको पता है, जैसा कि अभी वॉर ऑफ किंग्स शेयर कर ही रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा कि आपको ग्लैडिएटर क्लार्क का ओरिजिन बता दिया जाए, क्योंकि इस कॉमिक के अंदर हमें जो है सिर्फ क्लार्क का ओरिजिन नहीं बल्कि इनकी पूरी रेस के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिला है कि क्यों जो है क्लार्क अपनी रेस का सबसे आखिरी मेंबर रह गया है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है इस वक्त हमारी नो योर यूनिवर्स की सीरीज़ का एक एपिसोड देख रहे हैं। और सीरीज़ के अंदर बेसिकली मैं करता ये हूँ, कुछ मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो भी खास चीज़ें होती है उनके ओरिजिन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें होती है जिन पर हम बात करते हैं, जैसे कि क्रिस्कल वॉर के ऊपर हमने बात करी थी, हमने बियॉन्डर्स के ऊपर बात करी है, सेलेस्टियल्स के ऊपर बात करी है, और इटर्नल्स की कंप्लीट रेस का मैंने आपको ओरिजिन दिया था। तो इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग ही मुझे सजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। सो गाइस, चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लार्क की फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो ग्लैडिएटर क्लार्क का जो हमें कैरेक्टर था सबसे पहले एक्स-मैन नंबर 107 के अंदर दिखा था, और उस वक्त टाइम था अक्टूबर 1977। और इसको जो है राइटर क्रिस क्लेयरमॉन्ट और आर्टिस्ट डेव कॉकरम ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर हम इसकी अर्ली हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको जो है मार्वल कॉमिक्स में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे फैंस का ये बैकलैश था इसके ऊपर कि ये सुपरमैन की सीधी सीधी साफ कॉपी है। और इसके लिए मैं भी काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले बात करें इनका जो ओरिजिन स्टोरी है, मतलब ग्लैडिएटर जो है वो भी अपने प्लेनेट का एक आखिरी बचा हुआ इंसान है, जैसा कि सुपरमैन है। और ग्लैडिएटर को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है जितना सुपरमैन है। इसके पास हीट विजन भी है, इसके पास एक्सरे विजन भी है, इसके पास फ्रॉस्ट ब्रेथ भी है। ये सारी चीज़ें सुपरमैन के पास भी हैं। और यहाँ तक कि ये बस नहीं हुआ तो मार्वल वालों ने इसका नाम भी क्लार्क रख दिया। और क्लार्क मतलब स्पेलिंग अगर आप चेंज कर दें तो सुपरमैन का असली नाम भी क्लार्क है। तो इसीलिए इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था फैंस की तरफ से, और इसीलिए ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। लेकिन खैर जो भी हो, अगर कॉमिक्स में किसी ने किसी की कॉपी करी और अच्छे काम के लिए करी है तो मुझे वो चीज़ कभी भी बुरी नहीं लगती है, और ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आज हम जो है इसका ब्रीफ ओरिजिन देखने वाले हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, और इसके लिए हम अपने वॉर ऑफ किंग्स के इशू के अंदर चलते हैं। तो हम यहाँ से काफ़ी सेंचुरीज पहले शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसके जैसे लोग दिखने वाले होते हैं, और ये किसी बैटल के अंदर होते हैं। और ये बैटल दरअसल यहाँ पे एक तरह का कंपटीशन हो रहा होता है, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि इनकी रेस के अंदर से इनका सबसे ज़बरदस्त वॉरियर जो है उसको यहाँ पे आज चुना जा रहा है, और वो क्यों चुना जा रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसी फाइट के अंदर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्लार्क जो होता है वो एक अलग तरह से सोचता है, मतलब उसके अंदर एक हीरो शुरू से होता है। जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को मारने में और जीतने में लगे हुए थे, वहीं पर क्लार्क के अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी थी। ह्यूमैनिटी बोलना गलत होगा क्योंकि इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे। तो क्लार्क के अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी थी, इसलिए उसका जब दोस्त मसले में होता है तो वो उसकी जान बचाता है, ना कि अपने मिशन के ऊपर फोकस करता है। लेकिन वो उसकी जान बचाते हुए जो है इस मिशन को पास कर लेता है। लेकिन वहाँ पे जो उसके गार्डियंस होते हैं वो उसको यही बोलते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन जो चीज़ तुमने यहाँ पे करी है ये तुम्हारे चैलेंज को रोक सकता था, ये इसको फेल कर सकता था, और इस तरह के डिफिकल्ट टास्क हमें जो है लेने पड़ते हैं। हम इस तरह से किसी एक के लिए नहीं रुक सकते हैं। और वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं 1 घंटे बाद, जहाँ पे इन सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और बताता है कि बाय द रॉयल डिग्री शियार के इंपीरियल गार्ड के लिए तुम लोगों को आज यहाँ पे चुना जाने वाला है। शियार एम्पायर के लिए जो है एक इंपीरियल गार्ड बनाया जा रहा है, और उसके अंदर हर रेस का एक फाइनेस्ट वॉरियर भेजा जाएगा। और हमारी तरफ से आज हम तुम में से किसी एक फाइनेस्ट वॉरियर को चूज करने वाले हैं, जो कि हमारी रेस को रिप्रेजेंट करेगा शियार एम्पायर के अंदर, और ये हमारी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर माने जाने वाला है। और तुम यहाँ पे जो मेरे सामने 10 स्ट्रॉन्टियन खड़े हो, तुम लोग बिल्कुल बेमिसाल हो अपने अपने अंदर, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस कमरे के अंदर से सिर्फ एक को ही चुना जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही होगा जो कि फाइनल ट्रायल के अंदर पास होगा और उसको ग्लैडिएटर का खिताब मिलेगा। और जिस किसी को भी चुना जाएगा उसकी जो नेशनल एबिलिटीज़ हैं उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं, और एक ग्लैडिएटर लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा। तुम जो हो स्पेस के वैक्यूम के अंदर रहने के काबिल हो जाओगे, तुम लोग ऐसी पावर से टकराने के लिए काबिल हो जाओगे जिनका कोई मैच ही नहीं है।
और हाँ, मैं बताता चलूँ कि इस ग्लैडिएटर प्रोसेस को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने ऊपर पूरा भरोसा इस तोहफे को कबूल करने के लिए। और मेरे हिसाब से तुम जितने भी यहाँ पे खड़े हो वो सब के सब वर्दी हो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन काउंसिल ऑफ एल्डर जो है वो भी इसमें से चूज नहीं कर पा रही है कि हम तुम में से किसको भेजें, कि वो कौन होगा जो कि हमारी तरफ से जाएगा और शियार एम्पायर को सर्व करेगा। तो इसीलिए हमने आज यहाँ पे बुलाया है लॉर्ड टॉरिक को। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शियार एम्पायर की तरफ से जो है वहाँ का जो किंग होता है इस वक्त एम्पायर, ये यहाँ पे आ रहा होता है और ये काफ़ी सदियों पुरानी बात है। और वो बोलता है कि वाकई में कि यही हैं वो स्टॉन्टियंस जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। तो बोलता है कि बिल्कुल मैजेस्टर, ये हमारे जो हैं रेस के सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वॉरियर्स हैं। तो वो बोलता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। तो बोलता है कि बिल्कुल मैजेस्टर, ये लोग यंग हैं क्योंकि इस ग्लैडिएटर प्रोसेस को एक यंग स्टॉन्टियन ही सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक आर्म स्टॉन्टियन जो है उसके पास भी इतनी शक्ति होती है कि वो पूरी की पूरी आर्मीज को तहस नहस करके रख सकता है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है वाइस चांसलर, लेकिन मुझे आप ये ज़रा बताइए कि मेरे फादर क्यों एक ऐसे स्टॉन्टियन को अपने एम्पायर के अंदर शामिल करें, अपनी इंपीरियल गार्ड का हिस्सा बनाएं जो इतना पावरफुल है। ये चाहे तो हमारे थ्रोन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे थ्रोन के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। तो बोलती है कि आप जानते हैं कि आपके फादर जो है हमारे प्लेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, उसका क्योर लेके वो हमारे प्लेनेट पे आए थे। उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है और उसके फेवर में हमने कसम खाई थी कि हम मर जाएंगे लेकिन शियार एम्पायर से अपनी रॉयल्टी वो कभी ख़राब नहीं करेंगे। और स्टॉन्टियन जो होता है उसके लिए ऑनर और ड्यूटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती अपनी ज़िंदगी में, और इसको हम बिना किसी सवाल जवाब किए पूरा करते हैं। तो आपको यहाँ से ये बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या वजह है जो ग्लैडिएटर क्लार्क जो है वुल्कन की बात सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बता रही है उसकी वॉइस चांसलर काफ़ी सदियों पहले कि जो है इनके प्लेनेट के ऊपर एक खतरनाक बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से ग्लैडिएटर क्लार्क या इनकी जो रेस इन लोगों ने कसम खाई थी कि अब ये लोग जो है शियार एम्पायर को सर्व करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से ग्लैडिएटर क्लार्क जो है थ्रोन पे बैठने वाले किसी के लिए भी बिल्कुल सही रहता है, यानी उसकी हर बात मानता है। तो टॉरिक बोलता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, लेकिन इसको चेक करके देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। तो टॉरिक वहाँ पर स्टॉन्टियन से बोलता है कि कैडेट्स, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग आज यहाँ पे आए और मैं समझता हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन असल इंपॉर्टेंस का पता तब चलता है जब तुम मिशन में काम आओ। और मिशन के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसपे सवाल उठते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात पे सवाल उठाओ। और तुम्हारे चांसलर ने इस बात की मुझे गारंटी दी है, लेकिन मुझे इस चीज़ को चेक करना है, मुझे श्योर होना है। तुम्हारा मिशन ये है कैडेट्स कि तुम लोग यहाँ से लौट के घर जाओगे और काउंसिल ऑफ एल्डर जो है उनको ख़त्म कर डालोगे। तो वहाँ पे सारे स्टॉन्टियंस जो होते हैं उनका मुंह खुला रह जाता है और उनमें से एक बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम क्या कह रहे हो कि हम अपने एल्डर्स को मारें? इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे आज मर ही जाऊँ। तो वहाँ पे टॉरिक बोलता है, आजकल के बच्चे भी, अभी कुछ देर पहले तुम यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे, तुम इंपीरियल गार्ड को बाहर किसी सवाल जवाब किए सर्व करोगे और अब तुम मेरा डायरेक्ट ऑर्डर वो मना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वहाँ पे स्टॉन्टियन बोलती है कि तुम्हारे ऑर्डर्स ये बिल्कुल पागल बने और साथ में तुम भी। मैं यहाँ पे किसी को ज़िबा करने के लिए यहाँ पे शामिल नहीं हुई हूँ, और अगर मुझे किसी को मारना ही है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैजिस्टर टॉरिक ही होगा। और इस तरह वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे मैजिस्टर जो अपनी गन निकालता है और सीधा उसका दिमाग उड़ा देता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। तो टॉरिक इसका जवाब देता है कि जैसा कि तुम्हारे चांसलर ने कहा था कि स्टॉन्टियंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी सारी शक्ति उसी वक्त फेड हो जाती है जब उनको अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाए। और बेसिकली यहाँ पे होता यह है कि वो ऑर्डर देता है कि अगर तुम लोग को यहाँ पे मरना नहीं है इसकी तरह और शियार एम्पायर का हिस्सा बनना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। और वहाँ पे सारे के सारे लोग उसका ऑर्डर मानते हैं और एल्डर को मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे क्लार्क भी इन सब में शामिल होता है और वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है क्योंकि ये इनको डायरेक्ट ऑर्डर मिला होता है। और क्लार्क बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, हमें सिर्फ एल्डर्स ऑफ काउंसिल को मारना है, कोई बीच में ना आए क्योंकि उनको मरना होगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑर्डर है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि ये स्टॉन्टियन की जो एक कज़न होती है जो कि आपको याद होगा हमने देखा था जीनत, वो दरअसल यहाँ पे होती है और वो ग्लैडिएटर को रोक रही होती है। और यही मूवमेंट है जहाँ से ग्लैडिएटर क्लार्क और जीनत की आपस में लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि क्लार्क कह रहा था कि मैं एम्पायर को सर्व कर रहा था लेकिन तुम उसके खिलाफ खड़ी थी। तो ये था वो मूवमेंट। और वहीं पर हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर जो है जीनत से मुकाबला करता है और उसको हराता है और बोलता है कि मुझे करना ही होगा जैसा मुझे ऑर्डर मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लैडिएटर क्लार्क के अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एल्डर्स को मारे और सब लोग उनको बचाने में लगे होते हैं, लेकिन ग्लैडिएटर जो है वहाँ पे सबको मार ही देता है। और वहीं पे हम देखते हैं टॉरिक के पास आता है चांसलर और बोलता है कि ये स्टॉन्टियन क्लार्क है माय लॉर्ड। और क्लार्क बोलता है कि मैजिस्टर, जैसा आपने कमांड किया था मैंने वैसा ही कर दिया है। और बोलता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि वो लोग उस जंग में मारे गए हैं। तो बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोलता है कि वेल, तुम्हें देख के लग रहा है क्लार्क कि तुम अपने पर्पस में बहुत ज़्यादा सही हो और तुमने अपना मिशन बहुत अच्छे तरीके से करा। इस वक्त शायद तुम सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर मैं कितना क्रूअल आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा ये सब कितना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे ऊपर अपने पूरे का पूरे एम्पायर की फोर्सेस को डिपेंड करने वाला हूँ, तो
मुझे तुम्हारे अंदर से जो शक और शुबा है उसको निकालना ही था, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना ही था और ये सब ज़रूरी है। और तुम इस टेस्ट के अंदर पूरे पूरे खरे उतरे और तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें इंपीरियल गार्ड का नया लीडर बनाता हूँ। तुम अब से जो हो हमारे पीएटर कहलाओगे। अब से जो है पूरे एम्पायर के अंदर, हमारे पूरे इंपीरियल के अंदर तुम्हें ये ड्यूटी से ऑनर किया जाएगा और करेज के जरिए बुलाया जाएगा ग्लैडिएटर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो उसको वो क्लॉथ पहनाता है जिससे उसको ग्लैडिएटर का खिताब मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारी पास ओरिजिन स्टोरी थी क्लार्क द ग्लैडिएटर की, कि किस तरह से जो है इनके प्लेनेट के ऊपर एक कॉन्टेस्ट हुआ था और उसमें से क्लार्क द ग्लैडिएटर एक ऐसा था जो कि इन सब में से बच पाया था और उसको चूज़ किया गया था। और इस तरह हमें पता चला कि इसकी एक कज़न जीनत जो है वो भी बच गई थी इस प्रोसेस में और इसीलिए शियार एम्पायर ने उसको इतने टाइम से कैद कर रखा था, लेकिन अब वुल्कन के आने के बाद उसने उसको आज़ाद करवा दिया है और ये पुरानी दुश्मनी इनकी फिर शुरू हो गई। तो अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ग्लैडिएटर क्लार्क के पास इतनी पावर्स हैं कि मैं आपको बता के थक जाऊंगा और आप गिन गिन के थक जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो हमें करनी ही होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सुपर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं सीधा सीधा कंपेयर इसको जो सुपरमैन से करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको उसी से करते हैं। तो जितनी सुपरमैन की स्ट्रेंथ है मैं कहूँगा कि ग्लैडिएटर क्लार्क की स्ट्रेंथ उससे कहीं कम नहीं है। इसके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो अपने पंचेस से जो है पूरे के पूरे प्लैनेट्स को शैटर कर सकता है। वो जो है ब्लैक होल को रिप कर सकता है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ तक कि ब्लैक होल की जो फोर्सेस हैं वो उससे आउटरन भी कर सकता है, वो डिस्ट्रॉयर आर्मर के साथ लड़ सकता है। क्लार्क के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है और इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो जो है फीनिक्स फोर्स की पूरी हीट के सामने खड़ा रहा था। इसने ओडिन का पूरा ब्लास्ट अपने ऊपर लिया हुआ है, थॉर और म्योनर के डायरेक्ट अटैक अपने ऊपर लिए हुए हैं और एक प्लैनेटरी एक्सप्लोजन के बीच खड़ा रहा है और सर्वाइव कर गया। और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था जिसको माना जाता है कि ये एक सुपरनोवा के इक्विवेलेंट था। और सुपरनोवा तब होता है जब एक स्टार जो है बर्स्ट होता है और उसके अंदर ब्लैक होल बन जाता है। इसके पास सुपर रिफ्लेक्सेस है, माइक्रोस्कोपिक विजन है, टेलीस्कोपिक विजन है, एक्सरे विजन है, हीट विजन है, जो कि सुपरमैन की तरह है, लेकिन बताया जाता है कि इसकी हीट विजन जो है एक सितारे की गर्मी से भी ज़्यादा तेज़ है। इसके पास सुपर ब्रीथ है जो कि बहुत तेज़ है और फ्रॉस्ट ब्रीथ है जो कि जमा कर रख देती है चीज़ों को। इसके पास यहाँ तक कि सुपर हियरिंग भी है और ये इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बताया जाता है कि लाइट ईयर्स अवे का स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ अगर ट्रैवल कर रही हो तो वो उसको सुन सकता है। इसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हीलिंग फैक्टर है। इसके पास साइनिक रेजिस्टेंस है और इससे होता ये है कि काफ़ी हद तक ये जो है टेलीपैथिक अटैक से बचा रहता है। इसका दिमाग पढ़ना या उसको हैक करना इतना आसान नहीं है। और ग्लैडिएटर क्लार्क के पास सुपर स्पीड के साथ वार्प स्पीड भी है और कॉमिक्स के मुताबिक मेजर करते हुए बताया जाता है कि ये स्पीड इतनी तेज़ है कि ये 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर बनाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और यहाँ तक कि इसकी स्पीड का अंदाजा लगा के बताया गया है कि ये इतना तेज़ है कि हेमडाल के ब्लिंक करने से पहले ये अक्रॉस द गैलेक्सी मूव कर जाता है। और आप जानते हैं कि हेमडाल की आंखें इतनी तेज़ हैं कि वो इस गैलेक्सी के अंदर हर चीज़ को देखती हैं। और ग्लैडिएटर के पास एक एडवांस लॉन्गेविटी है और इससे होता ही है कि ग्लैडिएटर जो इतनी सेंचुरी से सर्वाइव कर रहा है और उसकी एज ज़रा सी ही बड़ी है। इसके ज़रिए ही वो इतनी सेंचुरी सर्वाइव कर पाया और अभी तक जवान का जवान है। यहाँ पे जो है क्लार्क के कैरेक्टर को जितना ज़्यादा पावरफुल और दिखाया गया है, जितनी एबिलिटीज इसके पास है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है और ऐसा लग रहा था कि इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन ग्लैडिएटर क्लार्क की जो है इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की वीकनेस भी है और उसी वीकनेस की वजह से मुझे इसका कैरेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर को आप इतना ज़्यादा पावरफुल बना दें तो उसको हराना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ग्लैडिएटर क्लार्क की सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो उसका कॉन्फिडेंस है। अब आप बोलेंगे ये किस तरह की वीकनेस हुई, मतलब कॉन्फिडेंस वो किस तरह की वीकनेस हो सकती है किसी की। तो ग्लैडिएटर क्लार्क की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि जितना ज़्यादा उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उतनी ज़्यादा उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। मतलब अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस प्लेनेट को तबाह बर्बाद कर दूंगा तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो उस प्लेनेट को तबाह कर देगा। लेकिन ज़रा सा भी उसके दिल में शक आया कि मैं इसको तबाह कर पाऊंगा कि नहीं, तो वहाँ पे जो है ग्लैडिएटर क्लार्क की जितनी एनर्जीज हैं, जितनी पावर्स हैं, वो सब उससे छीन ली जाती हैं, वो फेड अवे हो जाती हैं। और यही चीज़ हमने इस कॉमिक के ओरिजिन स्टोरी में भी देखी कि किस तरह से स्ट्रॉन्टियन जो था उसको अपने ऊपर शक होना शुरू हुआ तो उसकी पावर्स बिल्कुल फेड हो गई और एक हैंड गन से ही उसकी मौत हो गई। तो इस तरह ग्लैडिएटर क्लार्क के साथ भी हो सकता है कि अगर उसने अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस करना छोड़ दिया, अपने ऊपर जो है यकीन करना छोड़ दिया, तो उसकी जो सारी एनर्जीज हैं, सारी पावर्स हैं, वो फेड हो सकती हैं और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ के बराबर आ सकता है और उसको मारना ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो इतनी ज़्यादा शक्ति होने के बाद मार्वल कॉमिक्स में इसको एक ज़बरदस्त किस्म की वीकनेस दी गई है और इसी वजह से मुझे इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है लेकिन उसकी वीकनेस उसका खुद का कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इसके अंदर मैंने जो है क्लार्क द ग्लैडिएटर का ओरिजिन और उसकी पावर्स और वीकनेसेस आपके साथ शेयर करी है। अगर हम कॉमिक्स में बात करें कि ग्लैडिएटर क्लार्क हमें कहाँ का नजर आया तो ज़्यादातर हमें ये शियार एम्पायर के साथ ही नजर आता है क्योंकि ये वहाँ के इंपीरियल गार्ड का लीडर है। और इसी तरह वॉर ऑफ किंग की जो हमारी अभी सीरीज चलने वाली है उसके अंदर भी हम इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म से रोल देखने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ इसका ओरिजिन शेयर करा ताकि आपको पता हो कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
और इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि मेरे इस स्टोरी बताने के बाद और उसकी पावर्स डिस्कस करने के बाद ग्लैडिएटर आप में से भी बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट कैरेक्टर बन ही गया होगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो नो योर यूनिवर्स की किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इस तरह की और वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादातर टाइम मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो कोई भी आपका सवाल हो उससे रिलेटेड तो वहाँ पे फ्रीली डीएम कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं नो योर यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।